बच्चों, इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको दो तरह के सॉलिड्स बताए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने क्या कहा था? ट्रू सॉलिड्स। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड, जिनको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कोहेसिव फोर्स कहा था। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड या कोहेसिव फोर्स की बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करता है, उनको एक साथ रखने में मदद करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, उनको क्लोज लाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी बेसिस पे हम आज क्लासीफाई करेंगे। बच्चों, फर्स्ट टाइप का जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन में, वो आयनिक सॉलिड्स है। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए आयनिक सॉलिड्स। तो ये 4 तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे आयनिक सॉलिड। बच्चों, हर सॉलिड में सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो आयनिक सॉलिड है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड है, वो नाम से ही आपको लग रहा है कि वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बताइए? आयनिक बॉन्ड होगा। और बच्चों, आयनिक बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बियन। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि आयनिक सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड कौन सा होगा? तो नाम से ही क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लिया बच्चों? कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड। तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हम फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। बताइए, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम्स, में बी मॉलिक्यूल्स और में बी आयंस। तो बताइए, यहाँ पे नाम से क्या क्लियर हो रहा है? तो दूसरी बात पे हम आते हैं। बताइए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? बताइए, नाम से ही क्लियर है बच्चों, आयंस होंगे। अब देखिए, जब दो अपोजिट आयन होंगे, सपोज करिए A+ और B-, तो इनको हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q2। तो बताइए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर हो रही है बात? तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो दो बातें क्लियर हो गई कि हमारा अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड क्या होगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस, और उन्हीं के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी बात पे कि इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा। मीन्स ये हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे, ऐसा क्या होगा। तो फिजिकल नेचर आयनिक सॉलिड का बच्चों क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड होगा, ये हार्ड होंगे, लेकिन अगर हम इनको मोड़ते हैं तो ये टूट जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल। नोट कर लीजिए। तो तीन बातें हो गई, बताइए पहली बात क्या थी, पहली बात क्या थी, अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड जिसकी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, कौन सा बच्चों, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। दूसरी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। तीसरी बात क्या है, इनका फिजिकल नेचर या अपीयरेंस क्या होगा, ये हार्ड सॉलिड है बच्चों, लेकिन ब्रिटल है, इनको हम तोड़ सकते हैं मोड़ने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे बच्चों, फोर्थ पॉइंट पे, और बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की। तो बताइए आयनिक जो बॉन्ड होता है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों वो हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और एक चीज लास्ट में हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्हीं पॉइंट्स में हम दूसरे सॉलिड को भी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आते हैं कि क्या ये गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए आयनिक सॉलिड के अंदर सॉलिड स्टेट में जो आयंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे। मीन्स आयंस जो है वो सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होंगे। तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर का काम करेंगे, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आयंस फ्री नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। लेकिन बच्चों इन्हीं आयनिक सॉलिड को अगर हम मोल्टेन स्टेट मीन्स इसको पिघलाते हैं या हम इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे आयंस फ्री होंगे, और जब आयन फ्री होंगे तो दे बिकम गुड कंडक्टर। क्लियर। तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन इन सॉलिड स्टेट, यहां पे लिखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के सामने लिखिए इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर, इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर मीन्स ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। क्लियर। बट कंडक्टर या हम गुड कंडक्टर कह लें, एक ही बात है, बट गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक बार दोबारा से मैं बोल देता हूं बच्चों, इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। In solid state they are insulator because ions are not free to move, but in molten state and in aqueous solution they are good conductor। बच्चों क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, पे आते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जो आयन से बने होंगे बच्चों। आयनिक सॉलिड वही होगा ना जिनके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे। तो आप नोट कर लीजिए, इनके एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, NaCl, MgO,
देखिए यहाँ सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस ऑक्साइड आयन ना, जिंक सल्फाइड, क्लियर, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर, पोटेशियम सल्फेट। बच्चों देखिए ये सब क्या है, आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आप लिख लीजिए CaF2 एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयन्स है, और उनके बीच में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है बताइए, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम कहेंगे आयनिक सॉलिड। फिजिकल नेचर क्या होगा, ये हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल होंगे, ब्रिटल को हिंदी में भंगुर कहते हैं ब्रिटल, ठीक है। और फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका हाई होगा। और अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होंगे, क्योंकि यहाँ आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे। लेकिन इन बोल्टन स्टेट या गलित अवस्था हम कह लें या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये गुड कंडक्टर होंगे, क्योंकि वहाँ आयंस फ्री होंगे मूव करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको समझाया आयनिक सॉलिड्स के बारे में, ठीक। एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया, बताइए। एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने, ठीक है। बच्चों अब हम सेकंड टाइप के सॉलिड पे आते हैं। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए सेकंड टाइप का सॉलिड। बच्चों कौन सा सॉलिड बताइए, मेटालिक सॉलिड। तो सेकंड हेडिंग आप डालिए बच्चों, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, ठीक है। हम मेटालिक सॉलिड में सबसे पहले एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। बताइए नाम से क्या लग रहा है, मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या लग रहा है बच्चों, मेटल्स होंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लिख लीजिए कुछ, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम एटसेट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया मेटालिक सॉलिड में। अच्छा आप बताइए हमें आप कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड कौन सा होगा। तो क्या आपको नाम से लग रहा है, नाम से लग रहा है कि यहाँ मेटालिक बॉन्ड बनेगा। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। क्लियर है बच्चों, मेटालिक बॉन्ड होगा। अच्छा मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड क्या है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए मेटालिक बॉन्ड क्या है ये आपको समझाते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे ना जाइए, मेटालिक बॉन्ड देखिए। देखिए जैसे हमने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल लिया सॉलिड स्टेट में, तो क्या है यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग कैसे है, ये सोडियम इस फॉर्म में होगा, सोडियम प्लस की फॉर्म में, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बच्चों ये जो मेटल आयन होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्नल। और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बाहर घूम रहा है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा देखिए। तो एक मेटल हमने लिया सोडियम, उसको अगर हम आयनाइज करते हैं तो वहाँ पे सोडियम आयन की फॉर्म में है, और उस सोडियम आयन को हम जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है तो हम उसको बोलते हैं कर्नल। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर जो घूम रहे हैं उसको हम बच्चों बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है एक्चुअली आप नोट कर लीजिए, मेटालिक बॉन्ड क्या है यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप एक एक हेडिंग डालिएगा बच्चों, ठीक है, सब नहीं। तो पहले ये हम पढ़ रहे फिर इस पे आएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड पे तो लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल, कर्नल मीन्स मेटल आयन, कर्नल या मेटल आयन, एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इनके बीच में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आयंस, अपोजिट आयंस के बीच में
अपोजिट आयंस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था या अट्रैक्टिव फोर्स था उसको हमने आयनिक बॉन्ड कहा था, अपोजिट आयंस के बीच में। और यहाँ मेटल आयन और कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। इस पे आते हैं, ये आपने हमें लगता है नोट कर लिया होगा कि मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल दैट इज मेटल आयन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसको हटा लेते हैं, ठीक, यहाँ से। तो पहला पॉइंट हो गया मेटालिक बॉन्ड। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, तो नोट करिए, मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड या फ्री कह लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बच्चों मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड क्या है यहाँ पे, मेटालिक बॉन्ड है। हम इनके फिजिकल नेचर पे आते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा कि बच्चों मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, या कह लें दो प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल मतलब इनको आप जब मोड़ते हैं, जैसे हमने एल्युमिनियम वायर लिया, कॉपर वायर लिया, तो जब हम इनको मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और मोड़ने पे टूट जाना ये किसकी प्रॉपर्टी है, आयनिक सॉलिड की बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं, इनका डक्टाइल नेचर है ये, कि हम इनको मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अगर हम मेटल्स के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने एल्युमिनियम वायर लिया, कोई वायर लिया, उसको हम प्रेस करते हैं तो बच्चों जो है वो क्या कह लें उसको हम, कि जैसे हम वायर को प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगा, या हम कह लें कि उसका जो शेप है वो अब पहले से वो चपटा हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे मैलिएबल, कि हम उसको प्रेस करके चपटा कर सकते हैं और उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो लिखिए हार्ड, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हार्ड होंगे, बट मैलिएबल, चपटा कर सकते हो आप इसको, एंड डक्टाइल, मैलिएबल एंड डक्टाइल, प्लीज नोट डाउन। तो फिजिकल नेचर इनका भी हार्ड है, लेकिन ये मैलिएबल और डक्टाइल है। मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ भी हाई होगा बच्चों, नो कन्फ्यूजन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, तो प्लीज़ नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है आपके लिए। लिखिए गुड कंडक्टर, देखिए आयनिक सॉलिड से कैसे डिफर कर रहे हैं ये। गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। क्यों, जबकि ऐसा सॉलिड आयनिक सॉलिड में नहीं था बच्चों। लिखिए गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। क्लियर। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ delocalized या free electrons. So they are good conductor in solid state as well as in molten state because due to presence of delocalized electron और क्या बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने दो तरह के सॉलिड आपको एक्सप्लेन कर दिए, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। एक तो जो मेटालिक सॉलिड है उसमें हमेशा इन दो चीज़ों पे क्वेश्चन हमने देखे हैं, एक फिजिकल नेचर पे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। दोनों से आयनिक सॉलिड में ये डिफर करते हैं। फिजिकल नेचर दोनों का हार्ड है, लेकिन आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, जबकि मेटालिक सॉलिड हार्ड है लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल है। मैलिएबल और डक्टाइल हमने आपको समझाया अभी, ठीक है। दूसरा, इनका जो मेन डिफरेंस जो एग्जाम में आता है वो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। बच्चों आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ पे आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। क्लियर। लेकिन बच्चों, जब हम उसको एक्वस या मोल्टेन स्टेट में लाते हैं तो वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि वहाँ पे आयंस फ्री हो जाते हैं। क्लियर।
आप मेटालिक सॉलिड को देखिए, यहाँ पे जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कर्नल के चारों तरफ, जिनको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों, तो उन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो उसकी वजह से चाहे हम सॉलिड स्टेट में लें या मोल्टेन स्टेट में लें, ये जो मेटल सॉलिड है या मेटालिक सॉलिड है ये हमेशा गुड कंडक्टर होते हैं। तो बच्चों हमने 2 तरह के सॉलिड्स पढ़े हैं। अब हम थर्ड टाइप के सॉलिड्स पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो तीसरी तरह के सॉलिड्स पे आते हैं हम और उसकी बात करते हैं। तो बच्चों तीसरी तरह के जो सॉलिड हैं उनको हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और बच्चों कोवैलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ड्यू टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और बच्चों हम इनको जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। ये बहुत बड़े सॉलिड होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इनको जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। तो आप ये नोट कर लें, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या जाइंट सॉलिड्स। ठीक, जाइंट सॉलिड बोलते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन में बड़ा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा। तो नाम से ही क्लियर है क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर हो रही है बात, नाम से क्लियर है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा बच्चों, तो वो होगा एटम्स। एटम्स, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब बच्चों हम आते हैं इनके फिजिकल नेचर पे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं पहले से फिजिकल नेचर पे। देखिए आयनिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ तो बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होने का क्या मतलब, कोवेलेंट कंपाउंड का एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब दे हैव अ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जबकि आयनिक कंपाउंड बच्चों नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से बच्चों ये जो कोवेलेंट सॉलिड है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो अर्थ पे। अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इट मीन्स यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कार्बन है। कार्बन इज अ एटम, इसका मतलब डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। तो आप लिखिए वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है बच्चों, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इनको भी अगर हम मोड़ेंगे तो ये टूट सकते हैं, ब्रिटल। बट यहां पे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कार्बन का एक एलोट्रॉप है बच्चों ग्रेफाइट, और वो जो है सॉफ्ट होता है, वो जो है सॉफ्ट होता है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोवेलेंट सॉलिड का जो फिजिकल नेचर है वो बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं, लेकिन किसको छोड़ करके बच्चों, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर हो रही है बात, सॉफ्ट होता है। ठीक, अब अगर आपको हम बताएं तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होने की वजह से बच्चों, तो सॉफ्ट सॉलिड हो गया। ठीक, सॉफ्ट क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो हम लोग ग्रेफाइट को एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं मशीन्स में जो हाई टेम्परेचर पे चलती हैं, जहां ऑयल्स जो है वो जल्दी वोलेटाइल हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट को एज अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट। ये बात बच्चों इंपॉर्टेंट है,
तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट और ड्राई लुब्रिकेंट। उसका मेन जो रीज़न है हम आपको वो बताते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है देखिए वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन वहाँ पे sp2 होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो लेयर होती हैं बच्चों वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। उसी स्लाइड करने की वजह से इसके अंदर लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी आती है बच्चों, और हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट या ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीनरी। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ज़्यादा होता है बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट। एक्सट्रीमली हाई लिख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सट्रीमली हाई, लिख लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस तो होते नहीं कोवेलेंट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर। फिर एक बार हम यहाँ पे कहेंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो दो बार हमने एक्सेप्ट ग्रेफाइट कहा है बच्चों, इसको देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे कि इनका फिजिकल नेचर कोवेलेंट सॉलिड से डिफर करता है, मींस ये हार्ड होते हैं और ग्रेफाइट क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया फिजिकल नेचर में। दूसरा डिफरेंस फिर कहाँ पे आया कि सारे जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर है। अब समझते हैं इस बात को। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रेफाइट में जो हेक्सागोनल लेयर बनती है बच्चों, उसमें 1 कार्बन एटम इज अटैच विथ 3 कार्बन एटम ओनली। इट मीन्स कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो 3 बॉन्ड पेयर की वजह से क्या हुआ, sp2। तो कार्बन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो डीलोकलाइज करता है। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो आप नोट कर लें, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नोट कर लिया। चलिए अभी हम आगे फिर से लिखवा देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, एटम्स हो गए, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट लिख लीजिए, ड्यू टू एक्सेप्ट ग्रेफाइट ड्यू टू फ्री या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख लीजिए एक्सेप्ट ग्रेफाइट ड्यू टू फ्री और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। चलिए, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। बच्चों अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या हम इसको हटा दें? देखिए तो आप नीचे जो है वो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एग्जाम्पल आप लिखिए क्वार्ट्ज, QUARTZ। बताया था आपको क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका है। ठीक है बच्चों, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका है, तो इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। नोट कर लिया आपने। ऐसे बच्चों एक सिलिकॉन का कार्बाइड है, लिख लीजिए सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम बोलते हैं कार्बोरैंडम। सिलिकॉन कार्बाइड एक क्रिस्टल है, इसको बोलते हैं कार्बोरैंडम। तो यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बच्चों, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स हैं, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स हैं, सिलिकॉन एंड कार्बन। नोट कर लीजिए। तीसरा नोट करिए एल्युमिनियम नाइट्राइड, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं बच्चों, एटम्स हैं। नोट कर लीजिए। और कार्बन का
कौन सा एलोट्रॉप? डायमंड। इनको एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए ये सब जो है इनका फिजिकल नेचर अगर हम देखें तो ये सब हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं बच्चों? इंसुलेटर की तरह। पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट। आप ये नोट कर लें, बहुत पूछा जाता है। दो चीज़ें ग्रेफाइट के बारे में याद रखिएगा कि ये एक तो सॉफ्ट है, ड्यू टू, क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है या लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, इसलिए सॉफ्ट है और इसीलिए हम ड्राई लुब्रिकेंट और सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। और दूसरा, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दे आर हार्ड एंड इंसुलेटर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। प्लीज नोट डाउन। दिख रहा आपको? हार्ड एंड इंसुलेटर। और ग्रेफाइट पे क्या लिखना है? सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर। रीजन सॉफ्ट होने का भी हमने बता दिया, क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं बच्चों, उससे सॉफ्टनेस रहती है। और फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों इसके पास, क्योंकि कार्बन यहाँ sp2 है। तो ये जो है गुड कंडक्टर होगा, या कंडक्टर कह सकते हैं हम इसको। जबकि डायमंड में जो कार्बन है बच्चों वो sp3 होता है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं और एक कार्बन 4 कार्बन से यहाँ पे जुड़ता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड बट it has a very high melting point. Why? Diamond is a covalent solid but it has a very high melting point. Why? तो आंसर होगा बच्चों due to its 3-dimensional network giant structure. 3-dimensional network giant structure. चलिए बच्चों, तो हमने आपको सिखाया कोवेलेंट नेटवर्क या जाइंट सॉलिड के बारे में। अब हम लास्ट सॉलिड के बारे में आते हैं, फोर्थ पे आते हैं बच्चों, और ये पढ़ते हैं। और फोर्थ सॉलिड हम लेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम फोर्थ टाइप के सॉलिड पे आएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से वो देख लेते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला ले लेते हैं नॉन पोलर, दूसरे होते हैं बच्चों ये पोलर, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, और तीसरे होते हैं बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या क्या होंगे और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, ये देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वहाँ पे वीकेस्ट फोर्स होता है बच्चों अट्रैक्शन का। वीकेस्ट फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स, जिसको हम, उसमें टाइप है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्शन फोर्स।
या लंडन फोर्स, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स जहाँ पे पोलैरिटी ना हो, जहाँ चार्ज का डिफरेंस ना हो, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो वहाँ पे डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स लगेगा। ये वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स है अट्रैक्शन का। ऐसी अगर हम पोलर में आ जाएं तो बच्चों यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में दो डाइपोल बनेगा, तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन काम करेगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो नाम से ही लग रहा है क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, नॉन पोलर जो मॉलिकुलर सॉलिड होंगे वहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बताइए, लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। ये एक टाइप है बच्चों वंडर वाल फोर्स की। फिर आते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होगा बच्चों बताइए, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होगा तो डाइपोल बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा तो वो भी डाइपोल होगा, तो दोनों डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन होगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, आते हैं। तो नॉन पोलर में सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो नोबल गैस के एटम्स हैं, आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे बेस्ड नहीं है, वो बेस्ड किस पे है, अट्रैक्टिव फोर्स या नेचर ऑफ बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये नोबल गैस के एटम हो गए, लाइक आर्गन लिख लेते हैं, जिनॉन लिख लेते हैं, एटसेट्रा कर दीजिए, ठीक है। तो ये नोबल गैस के एटम हो गए। अब कुछ नॉन पोलर और कंपाउंड ले लीजिए जहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो। देखिए CCl4 हो गया, CCl4 हो गया, सॉलिड CO2 हो गया, जिसको आप किस नाम से जानते हो बोलो, ड्राई आइस कहते हो। सॉलिड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, लिख लिया बच्चों। हाइड्रोजन को हम सॉलिड स्टेट में ले लें, आयोडीन को हम ले लें, सॉलिड होता ही है, ऐसे P4 को ले लें। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं बताइए, नोबल गैस एटम हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया था, सॉलिड CO2, CCl4। हाइड्रोजन गैस को सॉलिडिफाई कर ले, आयोडीन सॉलिड होता ही है, और बच्चों P4 सॉलिड। तो दे आर एग्जाम्पल फॉर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब हम आते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड पे, पोलर में जहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। तो देखिए हम HCl को ले लें सॉलिड स्टेट में, इसका एग्जाम्पल लिखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या पोलर में। HCl को लिख लें सॉलिड स्टेट में, देखिए यहाँ पोलैरिटी है, H+ की फॉर्म में है और Cl- की फॉर्म में है। तो दो HCl के बीच में दो डाइपोल बनेगा, डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन होगा। और ऐसे बच्चों सॉलिड SO2 गैस अगर हम ले लें तो वहाँ भी क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में चार्ज का डिफरेंस होगा, डाइपोल बनेगा। क्लियर। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड पे। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है इसका वो वाटर है आइस की फॉर्म में, अमोनिया अगर हम सॉलिडिफाई कर लें तब। तो बच्चों सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस। क्लियर हो रही है बात, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए पूरी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स molecular solids are again classified into three types: non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे कि मॉलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। कोवेलेंट सॉलिड में क्या थे बच्चों, एटम्स थे। मॉलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, ये तो फोर्स की बेसिस पे हो गया पहला पॉइंट। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे बताइए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नोबल गैस के एटम या जनरली क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो जनरली मॉलिक्यूल्स होंगे और नोबल गैस के एटम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए तीसरी बात पे आते हैं कि इनका फिजिकल नेचर क्या होगा। तो इनका फिजिकल नेचर बच्चों क्या होगा, ये सॉफ्ट होंगे क्योंकि कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वाटर है आइस की फॉर्म में वो क्या है, वो हार्ड है। इनके कंपैरेटिवली हम ऐसा बोल सकते हैं। तो फिजिकल नेचर इज जनरली सॉफ्ट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा बच्चों, लो होगा क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और बताइए पांचवी और लास्ट पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बच्चों ये क्या होंगे बताइए, इंसुलेटर होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर होंगे। हमने एग्जाम्पल पहले आपको बता दिया, अट्रैक्टिव फोर्स की बेसिस पे ही पहले हमने क्लासीफाई किया था बच्चों। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स की बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में और उनके एग्जाम्पल। तो बच्चों हमने आपको इस वीडियो में क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझाया ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जोड़े रखते हैं या एक साथ उनको रखते हैं। ठीक है, उसमें 4 तरह के सॉलिड थे बच्चों, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगेन क्लासीफाई किया गया 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं हम कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।